नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले हम जान लेते हैं जो वैदिक सभ्यता है इसका कालखंड क्या है। पंद्रह सौ बीसी से 600 बीसी, जिसको हम ईसा वर्ष पूर्व कहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक बार फोकस करते हैं उस पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता जो थी इसमें सामाजिक व्यवस्था कैसा था। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। उसके साथ फिर बात करेंगे कि जो धार्मिक व्यवस्था है वो कैसा था। क्या ये सभ्यता जो है यह नगरीय है या ग्रामीण है। उसके साथ फिर पढ़ेंगे हम वेद, वेदांग, उपनिषद, ये सारे हम प्रमुख बिंदुओं पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसमें हम पढ़े थे कि यह जो सर्वमान जो कालखंड है वो क्या है, जो डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया था। जान लेते हैं एक बार फिर से कि जो डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया था, जिसे सर्वमान माना गया है कालखंड, वो क्या था। तो फिर से देखते हैं हम। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 2350 बीसी से 1750 बीसी माना गया है, हम बताए भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आप लोग के मन में एक डाउट उठता होगा कि यह बीसी मतलब क्या होता है, ईसा वर्ष पूर्व। हम इसमें एक बार फिर से चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, बीसी का अर्थ होता है ईसा वर्ष पूर्व और एडी का एडिनो डोमिनी, जिसको हम एडी कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। तो देखिए, इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए एक मानक रूप माना गया। और वो मानक रूप किनको लिया गया? जो ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है उसी को हम मानक रूप माना गया है। देखिए, हम बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये ईसा मसीह का जन्म है, इसको 0 हम मान लेते हैं। इससे पहले देखिए -1, -2, -3, +1, +2, +3। देखिए, जो ईसा मसीह का जन्म दिवस है उससे पहले का जो इतिहास है उसे हम क्या बोलते हैं? ईसा वर्ष पूर्व। उसको हम बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। समझ में आ गया। और इससे जो बाद का है, इसके जो बाद में है, इसको क्या बोलते हैं? ईस्वी, जिसको हम एडी बोलते हैं, एडिनो डोमिनी। समझ में आ गया। तो यही फंडा है, कोई बड़ा फंडा नहीं है बीसी और एडी में। इतना बात समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल उठता होगा। वो सवाल क्या हो सकता है वो हम बताते हैं, देखते हैं। आप सबके मन में एक सवाल उठता होगा कि जो वैदिक सभ्यता है उसका जो काल है 1500 बीसी से शुरुआत होता है और सिंधु घाटी सभ्यता का द एंड कब होता है? 1750। तो ये दोनों में डिफरेंस दिखता होगा। इसमें डिफरेंस क्या है? 250 साल का। समझ में आ गया। 250 साल का जो डिफरेंस है, आखिर जो ये काल है उसका इतिहास क्यों पढ़ने को नहीं मिलता है, ये सवाल उठता होगा। सही भी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, हम बताते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी सभ्यता, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन हुआ है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से बताया है कि जो इसका पतन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है। कोई बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण। उसके बाद कोई बताया है कि आर्य आक्रमण हो सकता है।
लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो जब पतन हो गया उसके बाद वैदिक सभ्यता आता है। तो आप जानते हैं कि जब एक सभ्यता समाप्त हो जाता है और दूसरे सभ्यता का निर्माण होने में कुछ तो टाइम लगता होगा। जैसे आपका ये सभ्यता समाप्त हो गया, उसके बाद उस बीच में क्या होता होगा कुछ पता नहीं है, बट कोई न्यू सभ्यता बनता है तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, आप भी जानते होंगे। तो हमको लगता है कि जो वो टाइम टेबल है वो क्या है, यही है। जो टाइम है वही पीरियड है आपका, 250 साल लग गया आपका न्यू सभ्यता बनने में। इतना बात समझ में आ गया। हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जो वैदिक पहला शब्द है यह कहाँ से आया है। आखिर जो वैदिक सभ्यता जो नाम है, आखिर रीजन होगा, कुछ रीजन होगा कि आखिर इसका नाम कोई दूसरा सभ्यता क्यों नहीं रखा गया, आखिर वैदिक ही क्यों रखा गया। तो हम बताते हैं जो वैदिक जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है, वेद शब्द से। जो वैदिक शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वेद से। और जो वेद है वो किस शब्द से बना है, एक संस्कृत शब्द है वेद। संस्कृत शब्द क्या है, वेद। उसी शब्द से वेद बना है और वेद से क्या मिला है, वैदिक नाम रखा गया है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसका जानते हैं अर्थ। आखिर वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। तो दोस्तों हम जान गए कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है, लेकिन सवाल ये आता है कि जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर इसका निर्माता कोई होंगे तो किसे माना जाता है, वैदिक सभ्यता का किसे माना जाता है, आर्य को। अब बताइए कि आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ। जो आर्य थे वो अपने को श्रेष्ठ मानते थे। अब ये किस आधार पे मानते थे, तो भाषा के आधार पे। जो आर्य थे अपने को श्रेष्ठ मानते थे। अब ये किस आधार पे, तो भाषा के आधार पे। किसके आधार पे, भाषा के आधार पे। क्योंकि ये एक संस्कृत वेदा थे, ये संस्कृत से परिचित थे, संस्कृत जानते थे, ज्ञानी थे, जिसके कारण अपने को आर्य समझते थे। क्योंकि भारतीय संस्कृत से परिचित नहीं थे, क्योंकि संस्कृत जो है वो देवताओं के लिए है, मतलब देवता के लिए माना गया है। जो भाषा है दैवीय भाषा है, समझ में आ गया, जिसके कारण ये आर्य अपने को श्रेष्ठ मानते थे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद वैदिक जो सभ्यता है इसको हम श्रुति सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता को देखिए, वैदिक सभ्यता को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जो ये सभ्यता है, जो इस समय की इतिहास है, वो किसमें संकलन किया गया है, वेदों में। वेदों में। और किसके माध्यम से, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक दूसरे के कही हुई बातें को वेदों में ऋषि मुनियों के द्वारा संकलित किया गया है, जिसके कारण इसको संहिता भी बोलते हैं। जो वैदिक सभ्यता है इसको संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय का जो इतिहास है वो संकलन किया गया है, जिसके कारण संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। और श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया। क्योंकि जो इस समय का इतिहास है उसको सुनकर लिखा गया है, दूसरे के द्वारा कही हुई बातें को लिखा गया है। तो इतना बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो आर्य थे वो आखिर आए कहाँ से थे। जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तो इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। यह जो सवाल है विवादास्पद है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, किसी ने कहा है कि दक्षिणी रूस से आए हैं, कोई कहा है कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो इसमें सबका अलग अलग मत है। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मत कि किनका क्या कहना था। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे विद्वान, और दूसरे तरफ मत। देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं अविनाश चंद्र दास एंड संपूर्णानंद। इनका क्या मत था कि जो आर्य हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं। सप्त कहाँ से, तो सप्त सिंधु प्रदेश। यह कौन से एरिया पड़ता था, तो आपका जो पंजाब वाला क्षेत्र था, पंजाब और हरियाणा वाला वही क्षेत्र था। तो अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद जी का मत था कि जो आर्य हैं वो सिंधु घाटी सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं। अब हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी का, नाम भी सुने होंगे। इनका क्या मत था, तो इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं। कहाँ से, तिब्बत से। उसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या कहा कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव से। जो आपका ये जो ध्रुव है यहीं से इन्होंने बताया था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उसके बाद देखिए चौथा देख लेते हैं मैक्स मुलर। इनका मत था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि सबसे सौर्यमान यही माना गया है, मध्य एशिया जिसे सौर्यमान माना गया है, सबसे अधिक यही सही माना गया है जो मैक्स मुलर साहब ने कहा है। तो इतना बात हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो इस समय का इतिहास है हम किसके किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होता है। तो इसका दो स्रोत है, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पहला क्या है, स्रोत का बात करें तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, प्रागैतिहासिक काल के वीडियो में बताए थे कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत हम उसे कहते हैं जो खुदाई के बाद जो अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं कोई भी वस्तु, उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और साहित्यिक स्रोत तो जानते ही हैं, जो लिखा गया है। समझ में आ गया? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी आप लोग नोट पॉइंट करते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। देखिए
पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसका नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सवाल बनते हैं तो इसको नोट पॉइंट करते चलना है और याद करते चलना है। बोगजकोई एक अभिलेख प्राप्त होता है हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में, और उस कहाँ से प्राप्त होता है? तो एशिया माइनर। क्या? एशिया माइनर। अब एशिया माइनर कौन सा है? पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया जो ईरान वाला क्षेत्र है, वहीं से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसका नाम है बोगजकोई अभिलेख। अब ये कब प्राप्त होता है? तो 1400 बीसी के आसपास, 1400 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास हमें बोगजकोई अभिलेख प्राप्त होता है जो पश्चिमी एशिया से प्राप्त होता है। अब इससे हमें क्या जानकारी मिलता है, तो ये भी जान लीजिए। 4 आर्य देवता का उल्लेख है, देख लीजिए कौन कौन है। पहला है इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है मित्र और चौथा है नासत्य। यह 4 आर्य देवता का उल्लेख किया गया है, इससे प्राप्त होता है बोगजकोई अभिलेख से हमें। तो जो ये उल्लेख है हमें ऋग्वेद में भी हमें प्राप्त होता है। जो बोगजकोई अभिलेख में जो 4 आर्य देवता का उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख हम ऋग्वेदिक में भी पाते हैं। समझ में आ गया? तो हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें यही प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का बात करें तो आप जानते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो वैदिक सभ्यता है, इसको 2 कालखंड में बांटते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम 2 कालखंड में बांटते हैं। देखिए पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका काल माना गया है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जिसका समय माना गया है 1000 बीसी से 600 बीसी ईसा वर्ष पूर्व। 2 कालखंड में बांट दिए। उसके बाद हम पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? वेद। अब वेद जान लेते हैं। पहला है वेद। अब देखिए हम पहले बताए थे कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, जो वेद सबसे मिलकर बना है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा क्या है? अथर्ववेद, जो सबसे नवीन है, जो बाद में सबसे रचित किया गया है। सबसे पहले बाद में रचना हुआ है अथर्ववेद का, और सबसे पहले रचना किसका हुआ है? ऋग्वेद का, जिसे हम आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, ऋग्वेद को। समझ में आ गया? हम बात करेंगे ऋग्वेद का। इतना बात समझ में आ गई कि वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। समझ में आ गया? अब हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की बारे में बात करते हैं।
तो यह सबसे प्राचीन वेद है, यह आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। अब इसका सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। ऋग का अर्थ क्या होता है? ऋग का अर्थ क्या होता है? तो ऋचाएं, ऋचाएं, मंत्र, श्लोक, यह किसके लिए समर्पित है? तो देवताओं के लिए। यही सब इसमें संकलन किया गया है आपके ऋग्वेद में। किसका संकलन किया गया है? ऋचाएं, मंत्र, श्लोक, स्तुति जो देवताओं के लिए होता था, उनके लिए समर्पित होता था, ये सारे बातें संकलित किया गया है आपका ऋग्वेद में। यही सारे बातें हैं। अब हम इसमें सबसे पहले जानते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या है। तो इसमें मंडल का बात करें तो कितना? 10 मंडल है। कितना है? 10 मंडल। ऋचाएं कितना है? सॉरी, अब पहले देख लेते हैं सूक्त। 1028 सूक्त है और ये एक सूक्त में 1 से लेकर 300 के अंदर आपके मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। समझ में आ गया? और ऋचाएं का बात करें तो ऋचाएं देखिए, अलग अलग पुस्तकें पढ़ेंगे तो अलग अलग ऋचाएं पढ़ने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित नहीं होइए। कुछ बुक पढ़िएगा तो उसमें दिया होगा 10,542 कि कोई बुक पढ़िएगा तो 10,562, कोई पढ़िएगा तो 10,580, लेकिन हमें कितना लेकर चलना है, ये सिर्फ प्रमाणिक नहीं मानना है। तो ऋचाएं का बात करें तो 10,580। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि जो ये 10 मंडल है इसमें किसका किसका स्थान दिया गया है, किसके लिए क्या है। तो पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले देखिए, जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, इससे कुछ नोट पॉइंट बनते हैं जिससे सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला आपका नोट पॉइंट क्या हो सकता है? जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नवीन है। क्या है? नवीनतम है। क्या है? जो पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीनतम है, वो सबसे बाद का है। इतना बात समझ गए? दूसरा से लेकर 7वां तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। क्या है? जो ये मंडल है वो सबसे प्राचीन है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? किसका उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र। और किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचना किया गया? तो विश्वामित्र के द्वारा। इसको भी याद रखना है, विश्वामित्र के द्वारा। तीसरा में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा रचित किया गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा। इतना बात समझ में आ गई? चौथा देखिए, हम महत्वपूर्ण मंडल देखेंगे। सबको पढ़ना जरूरी नहीं है हमें जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है। समझ में आ गया? चौथा मंडल का बात करते हैं। इसमें किसका उल्लेख है? वाम देवता। वाम देवता या किससे संबंधित है? तो कृषि से, कृषि से संबंधित। समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं आपका 7वां मंडल। कौन सा मंडल? 7वां मंडल। इसमें क्या है? दशराज युद्ध। दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। आप देखिए, जो दशराज युद्ध हुआ है यह किसके किसके बीच हुआ है? तो एक प्राचीन वंश मिलता है भरत। भरत वंश के एक राजा थे सुदास, और
विश्वामित्र के 10 जनों के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया? रावी नदी के तट पे। नोट पॉइंट करते जाना है। रावी नदी के तट पे। और यह इसका प्राचीन नाम क्या था? पृश्नी नदी। ये भी पूछता है, पृश्नी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पृश्नी नदी। इसी नदी के किनारे राजा सुदास और विश्वामित्र के 10 जनों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसका नाम है दशराज युद्ध। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं 9वां मंडल। हम बोले ना कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ही हम बात करेंगे। इसमें सोम देवता का उल्लेख है। 9वां मंडल में क्या है? सोम देवता, जिसे सोमरस भी बोलते हैं। सोम देवता का उल्लेख है। इसको नोट पॉइंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सारे जो बातें हैं सभी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे 10वां मंडल। 10वां मंडल का बात करें तो इसमें हमारा जो 4 समाजें शुरुआत में बांटा गया था प्राचीन काल में, उसको हमको उसका उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद के 10वां मंडल में। अब उसमें कौन कौन जाति थे हम बता देते हैं, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल, इसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और इसमें कौन कौन जो जाति थे कौन कौन थे? तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। समझ में आ गया? जो ऋग्वेद के 10वां मंडल है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था। और उस वर्ण व्यवस्था में चार जाति प्राप्त होते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। इसका उल्लेख किस मंडल में प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ये सारे बात हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद, उसके बाद फिर बात करेंगे सामवेद, उसके बाद बात करेंगे अथर्ववेद। तो पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं यजुर्वेद के बारे में।